हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 की शुरुआत में जाओयंग अपनी मॉम से पूछती है कि आपने कितने पैसे उधार लिए हैं, तो उसकी मॉम बताती है कि 200,000 यॉन। जाओयंग कहती है कि 6 महीने पहले आपने स्टॉक मार्केट के लिए 10,000 यॉन उधार लिए थे। आपके लिए पैसों को वापस करने के चक्कर में आपने मुझे फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के साथ काम करने के लिए कहा, जिसके कारण आज मेरे पास जॉब भी नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आपको खुद ही कोई रास्ता तलाश करना होगा। इसके बाद जाओयंग गुस्से में बाहर आती है तो यांगजियान इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन ये गुस्से में अपने बाल बांधने लगती है तो यांगजियान इसको हेयर बैंड देता है और फिर जाओयंग पेंटिंग करने लगती है। इतने में यांगजियान के पास एक लड़का आता है जो कहता है कि टेंग्यू की ऑक्शन सेरेमनी शुरू हो गई है, अगर हमें पैसे लेने हैं तो फौरन जाना होगा। ये बात जाओयंग भी बड़े गौर से सुन रही होती है। दूसरी तरफ ये ऑक्शन सेरेमनी शुरू हो गई होती है और टेंग्यू की इंडस्ट्रियल साइट बाओशोंग इन्वेस्टमेंट कंपनी ने खरीद ली होती है। अपने घर पर जियांग तैयार हो रही होती है और ऑक्शन सेरेमनी में अब शंघाई टेंग्यू शूज की बोली लगनी शुरू हो रही होती है, लेकिन कोई भी इसको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होता। और इतने में यहाँ पर जियांग आती है। अब जियोन टेंग्यू फैक्ट्री के बाहर आकर बैठता है तो सभी वर्कर्स आकर इससे पूछने लगते हैं कि हमें यहाँ से जाने का कहा जा रहा है। तो जियोन कहता है कि फैक्ट्री और ये जगह किसी और ने खरीद ली है और ये सब जियोन से कह रहे होते हैं कि हमें क्यों निकाला जा रहा है, हम तो कितनी देर से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जियोन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग जाकर नए बॉस से बात कर लो। इतने में यहाँ पर जियांग आती है जो इन सबको बताती है कि किसी को भी कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है और इन सबको बताती है कि मैंने टेंग्यू को वापस से खरीद लिया है और कहने लगती है कि मैं किसी को भी नहीं निकाल रही हूँ। ये सुनते ही सब काफी खुश हो जाते हैं कि इनकी जॉब्स नहीं गई हैं। जियोन जियांग से कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम पागल हो? तो ये कहने लगती है कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फ्री यूनिकॉर्न की तरह टेंग्यू भी किसी और के हाथों में चला जाए। तो जियोन कहता है कि अगर तुम फैक्ट्री वर्कर्स को काम से नहीं निकालोगी तो फिर तुम्हें उन्हें हर महीने सैलरी देनी होगी और तुम ऐसा करने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी। इतने में यहाँ पर यांगजियान के साथ कुछ लड़के आते हैं। जियोन जैसे इनको देखता है तो ये जियांग से कहता है कि तुम पहले जाकर छुप जाओ। ये लड़के जियोन से जियांग के बारे में पूछ रहे होते हैं तो जियोन कहता है कि वो तो अब्रॉड चली गई है। यांगजियान कहता है कि उसने अभी टेंग्यू बाय किया है और कहने लगता है कि तुम झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। ये इसको साइड में करता है और फिर ये सब लोग अंदर चले जाते हैं। जियांग भी सामने ही खड़ी होती है। यांगजियान कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने 5 मिलियन यॉन में टेंग्यू को खरीदा है। तो जियांग कहती है कि हाँ तुमने सही सुना है। तो ये कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो हमारा कर्जा भी अदा कर दो। तो जियांग कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम लोग क्या चाहते हो? यांगजियान अब इसको पेंट ब्रश दिखाकर कहने लगता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लो, मेरे पास 100 तरीके हैं जिसके बाद तुम्हें पछतावा होगा हमारे साथ ऐसा करने पर। यहाँ पर एक एम्प्लॉय बैठकर बड़े मजे से ये सारा सीन देख रहा होता है। दूसरी तरफ जियोन डॉग को कहता है कि जियांग के अलावा जब तुम अंदर जाओ तो इनको काट लेना। जियांग कहती कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा कर्जा नहीं देना चाहती, लेकिन तुम लोग पैसे गलत तरीके से मांग रहे हो। इतने में यहाँ पर ये डॉग आ जाता है जो इनको देखकर भौंकने लगता है, जिसको देखकर ये सारे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। अब जियांग बैठने का कहती है तो ये डॉग भी जल्दी से बैठ जाता है और अब जियांग यांगजियान को भी बैठने का कहती है। जियांग यांगजियान से कहती है कि टेंग्यू ने तुम लोगों से जो पैसे लिए हैं मैं तुम लोगों को वो सारे पैसे लौटाऊंगी। यांगजियान कहते हैं कि ये अच्छा है तो जाओ जाकर पैसे लेकर आओ। जियांग कहती है कि नियमों के मुताबिक तुम्हें मुझे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होगा, मुझे सबूत दिखाओ कि हमने तुम लोगों को कितने पैसे वापस करने हैं। यांगजियान कहता है कि ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि टेंग्यू ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं किया। इन सब ने कम कीमत पर तुम्हें सामान सप्लाई किया इस शर्त पर कि तुम लोग पैसे बाद में दोगे। तुमने इनका फायदा उठाया है और अब तुम हमसे सबूत मांग रही हो। जियांग कहती कि मुझे 3 दिन दो। यांगजियान कहते कि ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। अब जो न्यूज इन्फ्लुएंसर होता है वो ये बता रहा होता है कि जियांग के पास जितने पैसे थे उसने उन पैसों से ये हाफ डेड टेंग्यू खरीद लिया है, जिसकी इस इन्फ्लुएंसर को समझ नहीं आ रही होती। और ये वीडियो ताओ और शू भी देख रहे होते हैं। ताओ कहने लगता है कि जियांग इन पैसों से कुछ भी कर सकती थी, वो एक नई शू फैक्ट्री भी खोल सकती थी, लेकिन ऐसा करके वो अपने आप को बहुत तेजी से तबाह कर रही है। शू कहता है कि हकीकत ये है जियांग ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके हक में कुछ भी नहीं है और अब वो पागल हो गई है। जियांग से कह रहा होता है कि उनके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए पुलिस और कोर्ट भी
तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो भी सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए, वो बस पेंट ही तो गिराना चाह रहे थे यहाँ पर। आखिर तुम्हें इस बात का क्या डर है? जियांग कहती है कि मेरी बात मानकर आप अकाउंट चेक करें। फिर जियोन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जियांग कहती है कि मुझे यूशन को ढूंढने की जरूरत है ताकि मैं बाकी का पेपर वर्क खत्म कर सकूं। जियांग जियोन से कहती है कि कोई फैक्ट्री तलाश करो जिसकी कीमत और जगह मुनासिब हो और मैं पैसों के बारे में कुछ करती हूँ। अब जियांग यूशन से मिलने के लिए आती है। यूशन से कहती है कि तुम्हें अपना घर 3 दिन में खाली करना होगा। तो जियांग कहती है कि मुझे ये बात पता है। तो यूशन कहती है कि तुम मेरे साथ आकर शिफ्ट हो जाओ। जियांग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास रहने के लिए जगह है। यूशन फिर अपने वॉलेट से कार्ड निकाल कर जियांग को देती और कहती है कि इसको इमरजेंसी मदद के तौर पर इस्तेमाल करो। और कहने लगती है कि अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारी ऐसी हालत के बारे में पता चलता तो बहुत नाराज होते। जियांग कहती है कि मेरे डैड गुजर गए हैं, इसलिए बाप को मेरे साथ इतना नाइस होने की जरूरत नहीं है। यूशन कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। जियांग कहती कि आपको कैसा लगता अगर कोई आपकी स्टेप मॉम बनना चाहता हो। यूशन कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को तबाह नहीं किया है। जियांग कहती है कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं हर उस औरत को कबूल कर लूं जो मेरे डैड के लिए फीलिंग्स रखती है। तुमने फ्री यूनिकॉर्न और मेरे डैड के लिए काफी कुछ कर लिया है, अब मैं तेंग्यू का खुद ख्याल रख लूंगी। ये सुनने के बाद यूशन जाने लगती है तो जियांग इसको रोकती है और कहती है कि अपना कार्ड भी अपने साथ लेकर जाओ। यूशन के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर शू अपने क्लाइंट से मिल रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। शू जियांग के पास आता है। जियांग कहती है कि तेंग्यू के अंडर जो लैंड था वो तुम्हारा है। शू कहते हैं कि हम दोनों को आपस में चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए, इससे हम दोनों का ही वक्त बचेगा। जियांग कहती है कि तुम मुझे जाने के लिए कितने दिन दे रहे हो? शू कहता है कि हमने इस महीने के आखिर का डिसाइड किया। ये सुनते ही जियांग कहती है कि मुझे समझ आ गई और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। अब जियांग बाहर खड़ी होती है तो शू इसके पास आता और उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियांग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो शू कहता है कि इस वक्त तुम्हें टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास वक्त है। शू गाड़ी से उतरकर इसके पास आता है और कहता है कि तुम इस वक्त अपना वक्त जाया नहीं करी बल्कि मेरा भी कर रही हो। फिर इसका हाथ पकड़ता है और इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है, लेकिन जियांग यहीं से पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब शू जब गाड़ी में आकर बैठता है तो जियांग इसको घर का एड्रेस बता देती है। शू कहते है कि तुम तो वाकई मुझे ड्राइवर की तरह ट्रीट कर रही हो। दूसरी तरफ एनिडा से निकाले जाने के बाद ज़ाओयंग को और भी कहीं पर जॉब नहीं मिल रही होती। अब ज़ाओयंग को एक कॉल आती है जिसके बाद ये अपने आप से कह रही होती है कि ज़ाओयंग तुम ये कर सकती हो। और अब शू जियांग को बताता है कि तुम्हारा घर आ गया है। जियांग कुछ कहे बगैर ही गाड़ी से उतर जाती है और फिर वापस आकर ये शू से कहती है कि मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड करती हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। तो जियांग कहती है कि अब जो मैंने तुम्हें पैसे भेजे उनको भी एक्सेप्ट कर लो। इनको देखकर शू मुस्कुरा रहा होता है और जियांग से कहता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये सुनने के बाद जियांग चली जाती है। इसके बाद शू जब घर पहुँचता है तो ये अपनी आंट को पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो साथ ही शू की मॉम उसे कहती है कि क्यों मैं आज यहाँ नहीं आ सकती। अपनी मॉम की आवाज सुनकर ये उनके पास जाता है तो मॉम कहती है कि तुम कब से वापस आए हो लेकिन तुम एक दफा भी हमसे मिलने नहीं आए। आंट कहने लगती है कि ये वाकई में ही घर आना चाहता था, लेकिन मैंने इसको कहा था कि तुम अपना काम का शेड्यूल अरेंज कर लो ताकि मॉम को मिलने से पहले तुम अपना घर अच्छी तरह से साफ कर लो ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। शू अपनी मॉम से कहता है कि मैं कपड़े बदलने के लिए जा रहा हूँ। अब आंट जब डिशेस टेबल पर रख रही होती हैं तो शू की मॉम कहती है कि तुमने इसको बिगाड़ दिया है। तो आंट कहने लगती है इसके अंकल और डैड तो इस दुनिया से जा चुके हैं और अब शू फैमिली में सिर्फ यही तो रह गया है। मॉम कहती है कि ठीक है। फिर जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं शू कहने लगता है कि अगर आप चाहें तो मैं शूफंग जो कि इनकी कंपनी होती है उसको बेच सकता हूँ, वैसे भी उसे पिछले 2 सालों से नुकसान हो रहा है। मॉम इसको कहती है कि तुम चुप कर जाओ, मैं ये बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपना सरनेम भी भूल गए हो। और इसकी मॉम गुस्सा करके यहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन शू सोंगिया के साथ टीटी मीडिया आया होता है। शू कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि टीटी मीडिया की टेक केयर करना हमारे लिए भी सबसे बड़ा मसला है। फिर ये दोनों गाड़ी से उतरकर इस मीडिया हाउस के अंदर चले जाते हैं और आज यहाँ पर ज़ोयिंग भी आई होती है। ये यहाँ पर मिस्टर फांग से मिलने के लिए आई होती है। मिस्टर फांग अपनी कंपनी की प्रमोशन ज़ोयिंग से करवाना चाह रहे होते हैं और ज़ोयिंग पहली मर्तबा अपने फेस के साथ लाइव स्ट्रीम करने वाली होती है। और फिर मिस्टर फांग ज़ोयिंग को अपना प्रपोजल दिखाने के लिए बैठ जाते हैं। मिस्टर फांग प्रपोजल दिखाने के बहाने से ज़ोयिंग का हाथ पकड़ रहे होते हैं जो कि इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दूसरी तरफ ये दोनों भी यहाँ पर आकर बैठ गए होते हैं। यहाँ पर ग्लास टूटने की आवाज आती है
और ये ग्लास जाओयंग ने तोड़ा होता है, जिसको अब सोंगे और शू भी देख रहे होते हैं। जाओयंग कहती कि ये मेरा जवाब है, मेरे करीब नहीं आना। इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जिसको मिस्टर फांग कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैनेजर जल्दी से मिस्टर फांग को यहाँ से भेज देता है और अब जाओयंग पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम्हारी वजह से भी मेरी नौकरी चली जाती। जाओयंग रोते हुए कहने लगती है कि वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि चंदाई जैसे बड़े ब्रांड के साथ लोग काम करने के लिए मर रहे हैं। तुम्हारी वैल्यू तभी ऊपर जाएगी जब तुम बड़े ब्रांड्स के साथ बिजनेस करोगी। ये कहकर मैनेजर यहाँ से चला जाता है और शू बहुत गौर से जाओयंग को देख रहा होता है। शू उसके पास आता है और उसको टिश्यू देता है और इससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हो। जाओयंग कहती है कि ये जॉब करने से मेरे फाइनेंशियल मसले तुरंत हल हो जाएंगे। शू कहता है कि तुम्हारे पास एक बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए, इस तरह से तुम्हें कोई भी आसानी से बुरी नहीं कर पाएगा। जाओयंग कहती है कि बिग सपोर्ट से तुम्हारा क्या मतलब है। अपना कार्ड देते हुए उसको कहता है कि तुम मुझे इस एड्रेस पर आकर मिल सकते। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहने लगता है कि अभी जो हुआ वो मेरी जगह पर दोबारा नहीं होगा, ये मेरा तुमसे पहला वादा है। इसके जाने के बाद जाओयंग अब इसके कार्ड को देखने लगती है और इसके बिजनेस कार्ड पर इसका नाम पढ़कर ये हैरान होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।